हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बातें कर रहे थे। हमने डिस्कस कर लिया था कि यूनियन ऑफ सेट्स लेते हैं मतलब दो सेट यदि है ए और एक और सेट है बी। हो सकता है दोनों के बीच में कुछ ओवरलैपिंग पार्ट हो सकता है ना भी हो। ओवरलैपिंग पार्ट ना हो तो यू के अंदर ए और बी कैसे बनाएंगे? ये हमारा यू होगा, सेट ए इधर आया और सेट बी इधर अलग आ गया। बिल्कुल ए और बी में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो या कुछ ओवरलैपिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। या हमने एक और केस देखा था कि ए के अंदर बी हो या बी के अंदर ए हो, इस तरह का भी हो सकता है। ये हमारा यू हुआ। मान लो ए के अंदर बी है, ए एक बड़ा सेट है, उसके अंदर एक छोटा सा सेट बी भी है, इस तरह का केस हुआ। तीनों किसी भी केस में ए यूनियन बी लेंगे मतलब जो एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स, इसमें यह पार्ट कवर हो गया, ए और बी का कॉमन पार्ट भी कवर हो गया, प्लस जो एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं उसको भी लेना है। और रिपीटेड नहीं करना है, तो इस पार्ट में जो बीच वाले पार्ट में है इस पार्ट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, यह बात हमें ध्यान रखनी है। इस पार्ट में जो रिपीटिशन होगा उसको रिपीट करके नहीं लिखना है आंसर में, सिर्फ एक ही बार लिखना है। अगर दोनों अलग हों तो ए के सारे एलिमेंट्स इस तरह से लेना है और बी के सारे एलिमेंट्स इस तरह से लेना है, दोनों अलग अलग ले लेना है। और यदि एक के अंदर दूसरा है तो सीधा सीधा ए को ही ले लो ना, एक को ले लिया तो बी भी हो गया, काम हो गया एक ही बार। ए यूनियन बी मतलब जितनी चीजें ए के अंदर हैं और जितनी चीजें बी के अंदर है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हमें मेनली इसका डेफिनेशन मैथ्स में कैसे लिखते हैं वो लिखना है ना। समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं बिल्कुल। लेकिन जब हम लोग मैथ में लिखने की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सेंटेंस में नहीं लिखना है, मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना है। और मैथ्स के लैंग्वेज में यह होता है क्या है, ए यूनियन बी is equal to set of x such that x belongs to a, x belongs to b। क्या होगा दोनों के बीच में? एंड नहीं होना है ना, और होना है। या तो ए के अंदर हो इस तरीके से इधर हो ये पूरा, या बी के अंदर हो इसमें हो, ठीक है। और ये सेट है तो सेट में ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब हमें लिस्ट बनाना रहता है तब हमें सोच करके लिस्ट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है ये सोचना होगा। जब इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ना कि रिपीटिशन नहीं है, सेट है तो रिपीटिशन नहीं है, अंडरस्टूड है ये। तो ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन हमें इसी तरह से लिखना होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मैथ्स की भाषा हो गई। तो हमने देखा था यूनियन के कुछ लॉस भी होते हैं, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज होते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब किस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ए को काउंट किया या पहले बी को काउंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो एडिशन में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका नाम वही सेम नाम है जो एडिशन में लेते थे हम लोग, क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा लॉ है ए यूनियन बी यूनियन सी। तीन चीजों को यूनियन करना है, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएशन किस तरह से बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही सिंपल है ये। अभी देखो डायग्राम में अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक इस तरह का यू बनेगा डायग्राम हमारा, स्क्वायर यू। इसके अंदर एक ए है, एक बी है, और मान लो सी इस तरह से है जिसमें ए से कोई भी कॉमन नहीं है। तो ए यूनियन बी लेंगे तो पहले इतनी दूर का ले लिया पोर्शन हमने, यहां तक ले लिया, और फिर ए यूनियन बी को सी से यूनियन करेंगे तो इसको ऐड कर देना। यदि उल्टा करते, यदि बी यूनियन सी पहले ले लेते, चलो इसको मैं येलो से मार्क करता हूं, यदि बी यूनियन सी पहले ले लेते
इधर वाला पार्ट को बी यूनियन सी यह हो जाता, और फिर उसमें ए को ऐड कर देते, तो कोई फर्क होता? दोनों ही हाल में इसी एरिया की बात कर, सेम एरिया की बात कर रहे हैं दोनों ही हालत में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम दे दिया गया है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में भी ये लॉ था, मल्टीप्लिकेशन में भी ये लॉ था। तीसरा क्या है? ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए। अर्थमेटिक से कंपेयर करो तो x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, सेम चीज है। यूनियन फाइव करेंगे तो कुछ नहीं है, चेंज नहीं होने वाला है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन में भी यही होता था, याद देखो, इसलिए मैं एडिशन से कंपेयर करवाते जा रहा हूं कि याद रखने में आसान हो। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अगर ए में कुछ ऐड नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, ए का ए ही बचा रहेगा। और ये देखो अलग आता है चौथे में, जब आते हैं ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। पी कहां गया? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये अर्थमेटिक में नहीं होता है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं होता है, अर्थमेटिक में ये गलत है, लेकिन सेट में ये ऐसा ही होता है, ये अलाउड है। ये देखो, ये पहला लॉ आया है जो अलग है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें एलिमेंट्स को रिपीट करना अलाउड नहीं है, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, एक चीज को एक ही बार लेना है। तो एक बार ए जब ले लिया तो ले लिया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। सेट में अगर बात करोगे तो हमारी डेफिनेशन में तो बहुत आराम से आ रहा है, एक एक एलिमेंट को चेक करते जाना है, इंक्लूड करते जाना है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो राइट में ए का ए ही था जाएगा। सॉरी। तो ये एक अलग लॉ है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और इसका नाम भी अलग है, आइडेम्पोटेंट लॉ, पिछला नाम नहीं है। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये है यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, लॉ ऑफ यू, इसका नाम है लॉ ऑफ यू। यू में से अगर ए का यूनियन लेते हैं, यह यू है, यू, और इसके अंदर एक सेट ए है, ए। यू से अगर ए का यूनियन लेते हैं तो पूरा का पूरा यू हो गया ना, पूरा यू हो गया, है ना। यू से ए का यूनियन ले लिया, यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ठीक है। यही 5 प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के। यूनियन से काफी कंफर्टेबल हो गए हैं, प्रॉपर्टीज भी हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं दूसरे ऑपरेशन के ऊपर। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट को जैसे हम लोग यूनियन लेते हैं उसी तरह से इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। क्या होता है ये? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ए में भी है और बी में भी है। देखो अब डेफिनेशन में देखो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, यह भी सच ट्रू होना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, यह भी ट्रू होना चाहिए और यह भी ट्रू होना चाहिए। सिंबल क्या है इंटरसेक्शन का? सिंबल मैंने पहले से नहीं लिखा था ताकि दिखा पाऊं अच्छे से। ये n उल्टा n के जैसे, u उल्टा है, बेसिकली n के जैसा लगता है लेकिन है ये u उल्टा हुआ। इंटरसेक्शन, u जब उलट जाता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the set of all those elements which belong to both A and B, both A and B। और सिंबल में लिखेंगे तो वही आएगा ना जो A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का सिंबल तो बता ही दिया, उल्टा U इज इक्वल टू x सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड, ये ध्यान देने की चीज है यहाँ पे, A एंड D एंड दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, एंड x बिलोंग्स टू B। यदि वेन डायग्राम की बात करें तो कैसा आएगा? यह हमारा A है, यह हमारा B है, और ये दोनों U के अंदर हैं। ये U है,
यह ए है, यह बी है। कौन सा पोर्शन आएगा इसमें? ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, यह येलो वाला पोर्शन है। ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, ये है ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन की बात करते थे हम लोग तो पूरा का पूरा लेते थे, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा। है ना, ये वाला होता था ए यूनियन बी। सिंपल है, कोई खास मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है। दोनों को देख लो, जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, चलो अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। कंसिडर द सेट्स A and B of example 12, find A intersection B। सेट A and B लिख दिया मैंने। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है? नहीं है। 4 कॉमन है? 4 भी नहीं है, दूसरे में B में नहीं है 4। 6 कॉमन है? ये 6 इज इन बोथ द सेट, इसको कलर कर दिया। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, यहां भी कलर कर देता हूं, चलो ठीक है। 8 भी दोनों में है, इसको भी कलर कर दो। 10 ए में नहीं है, 12 ए में नहीं है, तो दो ही चीज बची है हमारे। 6 8 यहां भी है, 6 8 यहां भी है, तो हमारा क्या सेट बना? 6,8। ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6,8। और ये ब्रैकेट गलत नहीं बनाना है, ब्रैकेट जो सही होती है वही लगाना है। ठीक है, इसी को यदि वेन डायग्राम से बनाने की जरूरत होती तो इस तरह से बनता है। ये ए, यह बी। ए के अंदर है 2 4 6 और 8, ए और बी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 6 8 दोनों में कॉमन आ गया। यह 10 सिर्फ बी में है, 12 भी सिर्फ बी में है। और यह वाला शेडेड पोर्शन, अच्छा इस तरह से मत करो, इसको कलर कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है यह ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, दोनों तरीके से इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, डायग्राम से भी बना सकते हैं, लिस्ट से भी बना सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। कुछ और एग्जाम्पल देखें क्या? एग्जाम्पल 16, कंसिडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y। 14 मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल 14 यहाँ पे कॉपी कर दिया है। x is equal to Ram, Geeta and Akbar be the set of students of class 11 who are in school hockey team. Y is equal to Geeta, David and Ashok be the set of students who are in school football team. Find x union y, तो 14th में था, हमें अभी x इंटरसेक्शन y निकालना है। x इंटरसेक्शन y क्या होगा? देखो फिर से यहां पे आ जाओ, किसमें देखो, राम x में है, y में नहीं है, तो राम को नहीं कलर करना है। गीता, गीता x में भी है, y में भी है, कलर कर दो इसको गीता। यहाँ पे लिख भी लो गीता, x इंटरसेक्शन y में गीता आ गई। अकबर x में है, y में नहीं है, तो अकबर को भी नहीं लेना है। अब y से तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, हमने एक को चेक कर लिया, जो कॉमन था निकाल लिया है सारा। x को चेक कर लिया, जो जो कॉमन था निकाल लिया। अब इधर से चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, चेक जरूरत नहीं है ना, गीता कॉमन था वो तो आ चुका है ऑलरेडी। अब डेविड अशोक तो नहीं आएगा, पता ही है, तो हमारे आंसर में सिर्फ गीता आएगी। और इसका मतलब पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है? गीता प्लेस बोथ, है ना, हॉकी एंड फुटबॉल। एक्स में था प्लेस हॉकी, वाई में था प्लेस फुटबॉल, इंटरसेक्शन मतलब एंड, है ना। गीता इज इन एक्स स्कूल हॉकी टीम, गीता इज इन स्कूल हॉकी टीम एंड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ए एंड डी, एंड यही जरूरी है, ध्यान देने वाली चीज है।
गीता इज इन स्कूल फुटबॉल टीम। दोनों टीम्स में है ये। समझ में आ रही है बात? इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है। एग्जाम्पल और है क्या आगे? हाँ, और एग्जाम्पल है। लेट ए इक्वल टू, लंबी सी सेट है, बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। चलो चेक बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, वन देखो, वन ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वन को इंक्लूड नहीं करना है। टू ए में भी है, बी में भी है, टू को लेना है। थ्री ए में भी है, बी में भी है, थ्री को ले लेना है। फोर ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो फोर को नहीं लेना है। फाइव ए में है, बी में भी है। सिक्स ए में है, बी में नहीं है, छोड़ दो। सेवन ए में है, बी में भी है। खत्म। आगे तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा बी ले ही लिया हमने, और कुछ कॉमन बच ही नहीं सकता है। तो यह दिख गया ना, बी है, ए इंटरसेक्शन बी, पूरा बी आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड दिस इज इक्वल टू बी। डायग्राम इसका किस तरह का बनेगा? एक ए के अंदर बी है उस तरह का बनेगा। 2, 3, 5, 7 ये पूरा सेट बी है, और ए में इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो, जो जो येलो में नहीं है वो सबको ए में लेना है। क्या है? 1 है, 4 है, 6 है, 7, 8 तो हो चुका है, 8 है, 9 है और 10 है। ये पूरा का पूरा सेट जो है यह ए है। समझ में आ रही है बात? देखो, बी नाम को रेड मार्क कर दिया, ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट का नाम है। ए और बी सेट्स के नाम है। तो ए के अंदर बी एक सबसेट है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो बी निकल गया। तो यहां से एक आया, ये हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है आगे। समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दोनों तरफ से हो जाएगा ना। इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, या उल्टा दे दिया हो, अगर ए इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए, है ना। इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है, याद आ रहा है? आई डबल एफ हमने बात की थी, नई चीज क्लास 11 में सीखी थी। ये एक सही है तो दूसरा भी सही है, दूसरा सही है तो पहला भी सही है। ये प्रॉपर्टी में हम लोग फिर से देखने वाले हैं। डेफिनेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, फिर हर तरह के डायग्राम्स भी बना चुके हैं। क्या था? एक्स, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। ये तो भूलोगे नहीं, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर इस तरह का बना दें, ए और बी अलग अलग यदि बना दें, ए यह है और बी ये है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए एंड बी, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इज इक्वल टू 5 होगा? कुछ भी नहीं होगा, ए और बी के में कॉमन कुछ भी नहीं है। 5 लिखो या एम्प्टी सेट इस तरह से लिखो, दोनों के बीच में कुछ नहीं आता है, कॉमन कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक पूरी की पूरी सेट थी जो कॉमन थी, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो, इस तरह का डायग्राम यदि बन जाए, ए इंटरसेक्शन बी दोनों अलग अलग हो, तो क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अभी अभी वही देखा हमने। ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा हमारे पास 5। एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या है? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बोलो या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही चीज है, दोनों डिसजॉइंट। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब यह भी है कि दोनों से डिसजॉइंट है।
दोनों एक ही बात है। एग्जाम्पल लेके देखें तो फॉर एग्जाम्पल ए में क्या है 2468 और बी में क्या है 1357। देखो 2 कॉमन है, 2 नहीं है कॉमन, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब ए में एक भी एलिमेंट नहीं निकला जो कॉमन है, बी को तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख लिया हमने कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं निकला। डायग्राम में अगर बनाना होता तो क्या लिखते, ए के अंदर आया हमारे पास 2 4 6 8, बी के अंदर क्या आता है 1 3 5 7, कुछ भी कॉमन नहीं है। वेन डायग्राम में इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। Then A and B are disjoint because there are no elements which are common to both A and B. Disjoint sets can be represented by Venn diagram shown in figure 6. ठीक है, और एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे जो कॉमन कुछ भी नहीं है। आसान है, सेट्स पूरा का पूरा चैप्टर ही आसान है, क्या करोगे। अब देखो फिर से हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, कोई फर्क तो नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कम्यूटेटिव लॉ 2 बार देखे हमें, कम्यूटेटिव लॉ 2 बार देखा, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यूनियन में क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, याद आ रहा है। एसोसिएटिव भी दोनों में आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 वाले में अगर डायग्राम बनाते तो कैसा बनता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। 3 का डायग्राम देखा नहीं ना अभी तक। 3 सेट्स का यदि वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से लेते हैं हम लोग, एक सेट तो ये लिया, दूसरा सेट ये लिया, ए और बी में तो कुछ कॉमन है। अब सी को कैसे बनाया जाए, सी को यहां बनाएंगे। देखो अगर यहां बनाते हैं तो ए से कॉमन नहीं ले पाए, कुछ यहां पे नहीं बना सकते हैं। सी को इस तरफ बना दिया तो बी से सी में कुछ कॉमन नहीं आया, तो यह भी नहीं बना सकते हैं। अलग बनाएंगे तो ऐसे भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो सी को हम लोग यहां पर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ए और बी में कॉमन की बात करें तो ये वाला पोर्शन आता है हमारे पास, बी और सी की बात करें तो ये पोर्शन कॉमन आता है, और सी और ए की बात करें तो ये कॉमन पोर्शन आता है। और तीनों की बात करें जो तीनों में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कैसे निकलेगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी को चलो पहले मैं येलो कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी ये आया। अब इसको सी से इंटरसेक्शन लेना है तो कौन सा होगा, इतना सा पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। वही अगर राइट साइड से स्टार्ट करें तो राइट साइड से क्या आएगा, फिर से देखो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो पहले बी इंटरसेक्शन सी को मैं ग्रीन कर देता हूं। बी इंटरसेक्शन सी तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको जब ए से इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन अब ए से लेंगे तो क्या बचेगा, ग्रीन में से जो रेड में ए में भी आ रहा है वो कौन सा पार्ट है, इतना सा पार्ट है, या सेम पार्ट है ना। यह था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हर हाल में दोनों में सेम ही आंसर आएगा, और यूनियन में तो देख ही चुके थे ऐसा ही आता है, यूनियन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तीसरा क्या था, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये दोनों यूनियन में अलग होता था, है ना। यह लॉ यूनियन के केस में अलग होता था। आइडेम्पोर्टेंट लॉ तो फिर से आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होता है, और ए यूनियन ए भी ए ही होता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए।
ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। को नाम अगर याद ना भी हो तो घबराने की बात नहीं है, मेन बात है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो लेफ्ट साइड में है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नाम नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ चलेगा, थोड़ा सा हिंट कहीं से निकाल के एग्जाम में काम निकल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो लेफ्ट साइड में जो प्रॉपर्टी है यह बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। इन सब को हटा दो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को देखो, ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो दोनों चीज आ गई, अब इंटरसेक्शन भी है यूनियन भी है। और राइट साइड में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? ये इससे देखो इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई एज्यूम करो और यूनियन को प्लस एज्यूम करो। अब सेम देखो चेंज कर दिया मैंने सिर्फ, अब ए इंटू बी प्लस सी ये करते हैं तो क्या आता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। अब वापस से कन्वर्ट कर दो, इंटू के जगह इंटरसेक्शन रखना है, प्लस की जगह यूनियन रखना है, इनटू की जगह इंटरसेक्शन रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आई? क्या हो गया, ऊपर से निकल गया? देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले लेफ्ट का कैलकुलेट कर, देखो मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, ए बी सी और यू के अंदर है, ए बी सी तीनों यू के अंदर हैं, इसी तरह का बनेगा। अब पहले हम लोग इसको कैलकुलेट, फर्स्ट लाइन में इसको कैलकुलेट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। सबसे पहले तो हमें बी यूनियन सी निकालना होगा। बी यूनियन सी क्या होगा, इतना सा पोर्शन होगा, कलर कर रहा हूं मैं, देखो अब बी यूनियन सी तो यही होगा और कुछ नहीं होने वाला है ना। बी और सी दोनों का कॉमन पोर्शन, यह सर्किल बी की है, यह सर्किल बड़ी वाली ए के सी की है, और इस दोनों का कॉमन पोर्शन ये ब्राउन वाला। अब इस ओ सॉरी यूनियन लेना था इसका, बी यूनियन सी लेना है। बी यूनियन सी मतलब ये पूरा सर्कल, बी को भी इंक्लूड करना है और सी को भी इंक्लूड करना है, यह वाली पूरी सर्कल और बी की भी पूरी की पूरी सर्कल। ये आया बी यूनियन सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बी यूनियन सी बहुत सिंपल है। तो फिर हमें इसका ए से इंटरसेक्शन लेना है, तो इस दोनों का कॉमन एरिया देखो, दोनों का कॉमन एरिया जो बी में भी है, बी यूनियन सी में भी है और ए में भी है, इतना सा पोर्शन है, यह वाला पोर्शन। ए के अंदर का पोर्शन सिर्फ चुनना है इसमें से, यह पोर्शन। सेकेंड वाली पिक्चर में मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा आंसर आया। यही आया ना, ये आया है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब राइट साइड को इवैल्यूएट करो, राइट साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, सबसे आसान यही है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है, ब्राउन कलर से बनाते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी यह वाला पोर्शन है। दूसरा क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, इसको दूसरे कलर से निकालता हूं। ए और सी का इंटरसेक्शन कौन सा पोर्शन है, यह पोर्शन है ए और सी का इंटरसेक्शन यह है। सेम पिक्चर में ड्रॉ करो तो ये वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन, और बाद में इन दोनों का यूनियन ले लेना है। देखो यहाँ पे यूनियन मतलब इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है, मतलब ये पूरा पोर्शन हो गया ये। फाइनली यदि आंसर में मार्क करूं क्या होगा हमारा आंसर, ये पूरा पूरा।
देखो सेम आ रहा है। इस पिक्चर को देखो, यह निकला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और नीचे वाली पिक्चर को देखो राइट साइड में, ये पिक्चर, इसमें क्या निकला है? इसमें हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों सेम आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। यही हमारी प्रॉपर्टी में लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह यूज होने वाला है। सेम है, इंटरसेक्शन को मानना है मल्टीप्लाई, यूनियन को मानना है प्लस। और फिर इससे जैसे एलजेब्रा में काम होता है, सेम काम हो जाता है। यदि 3 में लिख दूं, यदि मैं लिख दूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन डी, 3 टर्म्स अगर, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर यूनियन कर देना है, ए इंटरसेक्शन सी लेना, फिर यूनियन कर देना, ए इंटरसेक्शन डी लेना, फिर यूनियन कर देना। क्या आएगा? ए यूनियन बी, यूनियन कहां से आया? इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, पर दिमाग में रखने की कोशिश करो, धीरे धीरे सेट करो, दिमाग में सेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। मुश्किल है तो इसी के ऊपर काम आए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आसान चीजों के ऊपर क्वेश्चन थोड़ा ही आता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलो, या इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। एलजेब्रा से कंपेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एलजेब्रा में भी होता था, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, होता ही है, बहुत यूज करते हैं इसको, तो हर जगह यूज करते हैं। जितना कंफर्टेबल उस लॉ के साथ है, उतना ही कंफर्टेबल हमें इस लॉ के साथ भी होना है। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों को बराबर तरह से सम्मान देना है। ओके, फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट। कितनी सारी, बहुत सा ज्यादा चीजें तो नहीं देखी ना आज, हमने देखा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखी। अब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब नंबर्स का तो डिफरेंस बहुत आराम से ले रहे थे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, या 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, कुछ भी ले लेते थे। सेट के केस में क्या होगा? देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, डिफरेंस में तो ऑर्डर बहुत जरूरी होता है, माइनस जहां भी कहते हैं ऑर्डर बहुत जरूरी है। इन दिस ऑर्डर इज द सेट्स ऑफ एलिमेंट, देखो अब सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए में है लेकिन बी में नहीं है। सिंबॉलिकली वी राइट ए माइनस बी, या फिर इसको पढ़ना हो तो ए माइनस बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेट हमें ए दिया हुआ है और बी दिया है, हमें निकालना है ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बी में जो जो चीजें हैं उसको माइनस कर दो, तो बी को लेके चलो, बी में क्या है? 2 है, 2 को यहां से डिलीट कर दो, 4 है, 4 को भी डिलीट कर दो, 6 है, 6 को भी डिलीट कर दो, 8 नहीं है तो कुछ नहीं करना 8 को, तो हमारा 2 4 और 6 डिलीट हो गया, 2 गया, 4 गया, और यह 6 भी चला गया। हमारे सेट में क्या बचा? 1 3 5, ठीक है। उल्टा करना होगा, बी माइनस ए करना हो तो पहले बी को लिख लो, 2 4 6 8। अब ए में जो है उसको डिलीट करना है, देखो 1 है, 1 नहीं है तो 1 को कुछ नहीं करना है, 2 है, 2 को डिलीट कर दो, चलो डिलीट कर ही देता हूं मैं,
3 नहीं है तो 3 को कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 है 4 को डिलीट कर दो, 5 नहीं है 5 को कुछ नहीं कर सकते हैं, 6 है 6 को डिलीट करो, क्या बचा रहा, सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, ठीक है। जो हमारा ये डिफरेंस था अलजेब्रा का या अर्थमेटिक का, उससे कुछ अलग हो गया। सिमिलर है लेकिन उससे अलग है। ए में जो है ये ए माइनस बी, मतलब जो ए में है उसमें से बी को वाले को निकाल देना है, और बी माइनस ए मतलब जो बी में है उसमें से ए को माइनस कर निकाल देना है। किसको निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ। एक और एग्जाम्पल देखें क्या। v दिया हुआ है, b दिया हुआ है, v माइनस बी करना है, v माइनस बी इज इक्वल टू, देखो a होगा, देखो v से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट v से करना है, और जो b में होगा उसको नहीं लिखना है। तो a v में तो है लेकिन a में भी है, इसलिए a को नहीं लेना है। e v में है और b में नहीं है, तो e को ले आओ। i तो दोनों में आ गया तो उसको डिलीट कर दो, i हट गया। o आ जाएगा, o सिर्फ v में ये आ जाएगा। u यहां भी है और यहां भी है, तो u को नहीं लेना है। दो ही सेट आएंगे हमारे पास, दो ही एलिमेंट्स आएंगे, e o। ठीक है। वहीं अगर b माइनस वी करना हो, b माइनस वी यदि करना हो तो पहले b से स्टार्ट करना होगा हमें। सबको मैं रफ वर्क को हटा देता हूं, यहां से b से स्टार्ट करना होगा। b में देखो पहला एलिमेंट a है, वो यहां भी आ गया तो नहीं ले जाना है। i है, वो यहां भी आ रहा है तो उसको भी छोड़ देना है। k यहां है और इधर नहीं है तो k को ले आना है। कॉमा u यहां भी आ गया तो u को भी छोड़ देना है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इज इक्वल टू k। डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया। यदि डायग्राम में बात करें, ये हमारा a है, यह b है, a b। तो जो a में है a माइनस बी यदि करना होगा, a में होना चाहिए b में नहीं होना चाहिए। कौन सा पोर्शन है यह, a में है पर b में नहीं है, ये वाला a से इस पोर्शन को निकाल दो, ये बचा हुआ ये b ने, जैसे लगता है b ने बाइट कर लिया, a को एप्पल खा गया है, हो रहा यह पोर्शन आएगा a माइनस बी। हर जगह वेन डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करनी है। डायग्राम से रिलेट कर लोगे ना, डायग्राम में दिखता है सब कुछ बहुत अच्छे से, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, लेकिन डायग्राम में सब कुछ दिख जाएगा साफ साफ। और अगर b माइनस ए निकालना हो इसमें तो क्या करना है, जो b में है पर a में नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो b में है और a में नहीं है, ये b के अंदर लेना है पूरा पूरा, ये b को लेना है, लेकिन जो a के अंदर चला गया उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। यह देख लो, दोनों का इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ देना है। यह मिल गया हमें b माइनस ए। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे और आगे की चीजें।